Tuberculosis is one of the most 10 deadliest diseases in this world. One third of global population is already infected by TB, tuberculosis, bacilli. और इनमें से 10% लोग ये एक्टिव टीबी में कन्वर्ट हो जाती है। इसके रीजंस क्या हैं? जबकि ये डिसीज तो वैसे भी क्योरेबल है, इट कैन बी प्रिवेंटेड। तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया, आइए जानते हैं। इस चीज को जानने के लिए थोड़े फैक्ट्स पे कुछ नजर डाल लेते हैं। टीबी बर्डन इन इंडिया वर्सेस ग्लोबली अकॉर्डिंग टू 2016 रिपोर्ट। मैं जितनी भी रिपोर्ट्स और फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी ये आपको डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे या फिर यहाँ पर साइड में आ जाएंगे। तो इंसिडेंस ऑफ टीबी इंक्लूडिंग एचआईवी इन इंडिया एंड ग्लोबली। तो इंडिया में केसेस थे हमारे 27,90,000 और ग्लोबली है 1,04,00,000। मोर्टेलिटी ड्यू टू टीबी एक्सक्लूडिंग एचआईवी इज 4,23,000 एंड ग्लोबली 13 लाख। अप्रॉक्स कह सकते हैं 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन हु इज डाइंग फ्रॉम टीबी उसमें से इंडिया की है। एक और फैक्ट आपके बारे में बताना चाहूंगी, इंडिया में टीबी के बारे में बताना चाहूंगी। अकॉर्डिंग टू एनएसपी गोल फॉर एलिमिनेटिंग टीबी इन इंडिया बाय 2025, जितने भी सारे मैं आंकड़े बताऊंगी ये पर लाख में होंगे, यानी कि 1 लाख लोगों में से होंगे। 2015 जो हमारा बेस लाइन है, यानी कि जो केसेस आ चुके हैं, 2025 जो हमारा टारगेट है टू रिड्यूस टीबी इंसिडेंस रेट। 2015 में 217 थे आउट ऑफ 1 लाख। टारगेट हमारा अचीव करने का है, यानी कि इसको रिड्यूस करने का है टू 44। मोर्टेलिटी रेट यानी कि डेथ ड्यू टू टीबी हमारी थी 32 पर लाख, हम करना चाहते हैं 3। नो फैमिली सफर्स फ्रॉम कैटास्ट्रोफिक कॉस्ट ऑफ टीबी। टीबी का इलाज बहुत महंगा होता है। इसकी बेसलाइन यानी कि 2015 में जो फैमिलीज पे खर्चा आता था वो 35% फैमिली पे बर्डन होता था। हम ये चाहते हैं 2025 तक 0% फैमिली, यानी कि किसी भी फैमिली को उसका खर्चा, उसका दबाव ना महसूस करना पड़े। हमने फैक्ट्स तो देख लिए, बट हम ये देख रहे हैं कि ये सब अचीव कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, हमने बनाया एनएसपी नेशनल स्ट्रेटजी प्रोग्राम प्लान 2017-2025 फॉर एलिमिनेशन ऑफ टीबी। इस प्लान के अंतर्गत हम क्या चाहते हैं, यानी कि इस प्लान की विजन क्या है। इस प्लान का विजन है टू एलिमिनेट टीबी आउट ऑफ इंडिया। किसी की भी डेथ ना हो टीबी की वजह से, कोई भी पॉवर्टी में ना रहे, क्योंकि हम जानते हैं ये टीबी इट्स अ डिसीज ऑफ लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। 15 साल से बच्चे से लेकर 45 इयर्स के एक अडल्ट इंसान के बीच में ये टीबी बहुत प्रिवलेंट है। और ये ऐसा नहीं है एक परिवार में एक इंसान होता है कमाने वाला तो सारा बर्डन उसके ऊपर आ जाता है। हमारा गोल, एनएसपी का गोल हमारा है बाय 2025 वी विल ट्राई टू एलिमिनेट टीबी आउट ऑफ इंडिया, जबकि WHO का है 2030, यानी कि हमने 5 साल का गैप रखा है WHO और इंडिया के बीच में। हमारी कोशिश ये रहेगी कि मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी यानी कि डेथ, मॉर्बिडिटी यानी कि जितनी भी रिसोर्सेज में कमियां आ जाती हैं वो उसको हम कम कर सकें। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये बहुत अच्छे इंसेंटिव्स निकाले हैं फॉर टीबी पेशेंट्स, क्योंकि हमने देखा, ये अक्सर देखा जाता है कि टीबी का पेशेंट अपना ट्रीटमेंट बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि दवाइयों के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। पेशेंट को लगता है कि वो 1 महीने में ही ठीक हो गया तो मैं फालतू में और दवाइयाँ क्यों लूँ, क्योंकि ट्रीटमेंट कम से कम 12 से 20 गोलियाँ रोज की हैं रोजाना, तो पेशेंट का कंप्लायंस थोड़ा कम हो जाता है। गवर्नमेंट ने एक तरकीब निकाली टीबी पेशेंट्स के लिए इंसेंटिव्स के लिए। बाकी इसकी जानकारी आप यहाँ दिए हुए वेबसाइट से देख सकते हैं, सारी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगी डीबीटी के बारे में, ये खास है। डीबीटी इसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये एक इंसेंटिव है उन टीबी पेशेंट्स के लिए जो अपना इलाज खुद नहीं उठा सकते और जो अपना पूरा रिकॉर्ड नहीं रख सकते अपनी दवाई का। डीबीटी के अंतर्गत पेशेंट का निक्षय, आधार और बैंक अकाउंट सब लिंक किया जाएगा। निक्षय ये एक पेशेंट की ट्रीटमेंट और उसकी रियल टाइम पूरी ट्रीटमेंट का कोर्स देख सकता है। इससे पेशेंट को अपडेट्स मिलेंगे, पेशेंट की जितनी हेल्थ केयर कुछ किट्स बनाई हैं गवर्नमेंट ने, उसको उसकी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी अपने फैक्ट्स जान लिए होंगे टीबी के बारे में एंड कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। अब जानते हैं कि टीबी की पैथोजेनेसिस क्या होती है। टीबी कैसे होता है? टीबी होता है जब एरोसोलाइज्ड पार्टिकल्स जो कोई खांसता है वो हमारे लंग्स में आ जाते हैं टीबी के। इससे क्या होता है, प्राइमरी टीबी होती है, जब पहली बार हमें टीबी होता है।
ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, किसी को पता नहीं चलता, ऐसा कोई प्रेजेंटेशन नहीं होती, पर आप देखिए आपके लंग्स में कैसा दिखता है टीबी। सेकेंडरी टीबी तब होती है जब आपकी इम्यूनिटी हार जाती है टीबी बैक्टीरिया से। ये कब होता है? जब कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, जैसे मालनरिश्ड हो, या कोई बच्चा हो, या कोई ओल्ड एज का हो, या कोई एड्स, किसी को एड्स हो। तो पहले क्या होता था, इम्यूनिटी टीबी को दबा के रखती थी, पर इन कंडीशंस में इम्यूनिटी हार जाती है एंड टीबी प्रिवेल कर जाता है एंड हमारे बॉडी के अंदर वेरियस सिम्टम्स कराता है। जैसे कि आपको थकान सी फीलिंग होगी, आपको परसिस्टेंट कफ होगा, बहुत हफ्ते तक आपको कफ हो रहा होगा, नाइट स्वेट्स होंगे, उसके साथ साथ वेट लॉस हो जाएगा एंड आपके बलगम में खून भी आ सकते हैं, इसको हम कहते हैं हेमोप्टिसिस। ठीक है, पर अब हम इसको डायग्नोज कैसे करेंगे? प्राइमरी टीबी को डायग्नोज करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्यूबरकुलिन टेस्ट करते हैं। इसमें प्रोटीन डिराइव्ड पार्टिकल लेते हैं टीबी का, उसको डर्मिस के अंदर डालते हैं एंड उसके बाद हम देखते हैं कि स्वेलिंग है या नहीं है। अगर स्वेलिंग हो जाती है मोर देन 9 मिलीमीटर तो मतलब टीबी पॉजिटिव है, मतलब टीबी प्रेजेंट है। 6 मिलीमीटर से कम की स्वेलिंग होती है मतलब टीबी नहीं है एंड 6 से 9 मिलीमीटर के बीच में अगर स्वेलिंग हो तो हम बोलते हैं पेशेंट को कि 3 महीने बाद वापस आना, टेस्ट कंक्लूड नहीं किया, वापस आपका टेस्ट करेंगे। यह प्राइमरी टीबी की बात, इसको डायग्नोज करने की। अब हमें डायग्नोज करना है सेकेंडरी टीबी। अगर कोई पेशेंट आता है डॉक्टर के पास एंड डॉक्टर को लगता है कि हाँ इसको टीबी है, तो सबसे पहले वो बोलता है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे कुछ ऐसा दिखता है। उसके बाद वो उसको बोलता है कि यार तुम्हें स्पूटम सैंपल देने हैं। स्पूटम सैंपल 2 लिए जाते हैं, एक अर्ली मॉर्निंग सैंपल और एक वो सैंपल जो डॉक्टर के पास आके लिया जाता है। इस सैंपल के हम क्या कराते हैं, इसकी एसिड फास्ट स्टेनिंग कराते हैं। एसिड फास्ट में ये बैसिले कुछ ऐसे दिखते हैं एंड अगर एसिड फास्ट पॉजिटिव आया तो आरएनटीसीपी गाइडलाइंस के अंदर हम डायरेक्टली ट्रीटमेंट उसकी स्टार्ट कर देते हैं। पर कंफर्म करने के लिए डायग्नोसिस कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है, हमें उसका कल्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्या होता था, हम लोग उसके एलजी मीडिया के अंदर कल्चर करते थे जिसमें 6 से 8 हफ्ते लग जाते थे कि रिपोर्ट आने के लिए। पर आज हमारे पास अच्छी टेक्निक्स है जैसे जेन एक्सपर्ट, जिसके अंदर 1 दिन के अंदर आपके पास रिजल्ट आ जाता है कि कौन सा कि कंफर्म हो जाता है आपका रिजल्ट कि टीबी था या नहीं था। अब हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ टीबी की। ट्रीटमेंट ऑफ टीबी हम लोग करते हैं रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर, जिसके अंदर आता है डॉट्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्टकट्स। इसमें हम चाहते हैं हम मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट देते हैं ताकि अगर कोई टीबी रेजिस्टेंट भी हो, टीबी बैसिलस रेजिस्टेंट भी हो किसी एक ड्रग से, तो बाकी ड्रग्स के अंदर वो मर जाए। इसमें 2 टाइप के केसेस आते हैं। पहला है ड्रग सेंसिटिव टीबी बैसिलाई एंड दूसरा है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। तो ड्रग सेंसिटिव में 2 कैटेगरीज आती हैं। एक है कैटेगरी 1 जिसमें किसी पेशेंट को पहले कभी ट्यूबरकुलोसिस हुआ ही नहीं। दूसरा है कैटेगरी 2 जिसमें एक पेशेंट को पहले ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, वो ट्रीट हो गया था एंड उसको वापस ट्यूबरकुलोसिस हो चुका है। तो कैटेगरी 1 के अंदर हम ट्रीट करने के लिए ड्रग्स यूज करते हैं, 2 फेज में यूज करते हैं, इंटेंसिव फेज एंड कंटिन्यूएशन फेज में। इंटेंसिव फेज में हम 2 महीने के लिए HRZE ड्रग्स देते हैं। आप इनके फुल फॉर्म्स आप देख लीजिएगा, नीचे दिए गए हैं। कंटिन्यूएशन फेज में हम लोग 4 महीने के लिए HRE ड्रग्स यूज करते हैं। कैटेगरी 2 में इंटेंसिव फेज में हम 2 महीने के लिए HRZES ड्रग्स यूज करते हैं, फिर 1 महीने के अंदर HRZE ड्रग्स यूज करते हैं एंड कंटिन्यूएशन फेज में 5 महीने के लिए हम HRE ड्रग्स यूज करते हैं। अब मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी होता है। इसके लिए ये वो टीबी है जो आइसोनियासिड एंड रिफैम्पिसिन दोनों से रेजिस्टेंट है। इसमें ट्रीटमेंट बहुत लंबा होता है। इंटेंसिव फेज 6 महीने का होता है जिसमें हम 6 ड्रग्स यूज करते हैं डिपेंडिंग कि टीबी किससे सेंसिटिव है। कंटिन्यूएशन फेज में हम 12 से 18 महीने के लिए ड्रग्स यूज करते हैं, 4 ड्रग्स यूज करते हैं। अब एक और टाइप का टीबी बैसिला होता है दैट इज एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ये आइसोनियासिड एंड रिफैम्पिसिन दोनों से रेजिस्टेंट होता है। ये किसी एक इंजेक्टेबल एंटीमाइक्रोबियल से रेजिस्टेंट होता है और किसी फ्लोरोक्विनोलोन से रेजिस्टेंट होता है। अब बात करते हैं निक्शी की। निक्शी एक ऐप है जो आपको एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके इसे एक्टिवेट करा सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। ये क्या है, गवर्नमेंट द्वारा इंसेंटिव, एक तरीका है इंसेंटिव देने का ताकि लोग अपने ड्रग की ट्रीटमेंट बीच में छोड़े नहीं। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट को पता रहता है कि आप ड्रग ले रहे नहीं ले रहे एंड आपको भी रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहती है कि आपको ड्रग कब लेना है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको हर महीने 500 रुपए मिलते हैं गवर्नमेंट द्वारा अगर आप अपनी ड्रग की ट्रीटमेंट ले रहे हैं। एंड अगर गवर्नमेंट को लगता है कि आप अपनी ट्रीटमेंट के साथ कंटिन्यूस हो तो उसके बाद आपको गवर्नमेंट 1000 रुपीस पर मंथ देती है। अब ये गवर्नमेंट इतना इन्वेस्ट क्यों कर रही है, क्योंकि सपोज रिफैम्पिसिन की आप एक भी डोज लेते हैं तो आपके 99.99% बैक्टीरिया जो टीबी के बैक्टीरिया वो मर जाते हैं, पर आपको अच्छा फील होता है। पर 0.1% बैक्टीरिया है जो आपकी बॉडी के अंदर रह जाते हैं जो उस ड्रग से रेजिस्टेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, फिर लोग सोचते हैं कि हम ठीक हो गए एंड फिर बीच में ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वो 0.1% बैसिलाई है जो वापस आके आपको टीबी कॉज करते हैं एंड फिर आपकी ट्रीटमेंट जो पहले 6 महीने की हो सकती थी वो 2 साल की हो जाती है।
एंड लोग क्यों नहीं लेते उसके बाद ड्रग, जब वो थोड़े से ठीक फील करते हैं वो ड्रग क्यों नहीं लेते? क्योंकि ड्रग के थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो लोग सोचते हैं कि मैं ठीक तो हो गया एंड मुझे नोजिया वॉमिटिंग हो रही है, तो मैं ड्रग क्यों लूं? तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप दिल पे पत्थर रख के ट्रीटमेंट ले लीजिए एंड रिस्पेक्टफुली टीबी फ्री हो जाए। तो अब तक की वीडियो में हमने देखा टीबी होता क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इंडियन गवर्नमेंट के क्या इंसेंटिव्स हैं, क्या प्रोग्राम्स हैं, WHO के क्या प्रोग्राम्स हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। हमें पता है इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, तो आप ओवर क्राउडेड जगहों को अवॉइड करें। अगर जाना पड़ा भी तो मास्क का यूज़ करें, जैसे बैंक, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, स्कूल्स इत्यादि। एक और चीज़ है, ये तो हमने देखा कि हम बाहर कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अंदरूनी के लिए, घर के लिए हम क्या करें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएं। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं? माल न्यूट्रिशन ना रहें, खाना लें, प्रॉपर लें, घर का खाना, सादा खाना, सैलेड, खीरा, टमाटर, खूब सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, हाईली प्रोटीनिशियस डाइट लें, नट्स, फ्रूट्स, एग, मीट और फिश, ये इनमें काफ़ी सारा प्रोटीन होता है। ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे पालक, मेथी, गुड फाइबर लें, अच्छा कार्बोहाइड्रेट लें, होल ग्रेन्स लें, पल्सेस लें इत्यादि। इसके अलावा कोशिश करें कि अल्कोहल, टोबैको, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। ये वैसे भी बाकी चीज़ें तो कॉज करते ही हैं और इनकी कोमॉर्बिडिटी बढ़ जाती है। यानी कि आपको टीबी हो और टीबी के साथ आप ये भी ले रहे हो, इनका सेवन कर रहे हो, तो और भी चांसेस हो जाते हैं कि आपकी दवाइयाँ काम ना करें। टीबी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, अमिताभ बच्चन की टीबी अगर ठीक हो सकती है, उनकी कंप्लायंस वो मेंटेन कर सकते हैं, तो आपकी भी। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को है एंड बहुत सारे पेशेंट को पता नहीं होता कि टीबी दिखते कैसे हैं, उनकी ट्रीटमेंट क्या होती है एंड उन कैसे प्रेजेंट करते हैं हमारी बॉडी में, एंड गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं ताकि टीबी कंट्रोल हो जाए। इसीलिए हमारा और WHO का गोल है, इट्स टाइम टू एंड टीबी। एंड ये प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल डिजीज है, तो हम चाहते हैं आप मैक्सिमम लोग के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि बहुत लोग का इसमें फायदा हो सके।